हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, एमपीपीएटी प्रीवियस पेपर 2022 का लेकर मैं हाजिर हूं। बच्चों, इससे पहले मैं आपको 2023 के जो क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट कराए। अब ये आपके जो क्वेश्चन हैं 2022 में जो पेपर आया था एमपीपीएटी का, वो सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इन पेपर से क्या फ़ायदा होगा, ऐसे बोलते भी हैं। देखो, पूछते हैं कि सर इससे कुछ क्वेश्चन आएंगे क्या, तो देखिए, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होना है, ये तो तय है। आप भी समझते हैं कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और ओल्ड पेपर यानी प्रीवियस पेपर लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने ज़्यादा बन रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइडिया लगना बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी सहूलियत देता है कि उसे आइडिया लग गया कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। जब उसके पास समय है, 1 महीने का भी समय बचा हुआ, तो वो एक इस प्रकार से पढ़ेगा कि उसे किसी प्रकार की समस्या ना आए पढ़ने में, और एग्ज़ाम जब देगा तो उसको ये ना लगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे अच्छी बात और सबसे सहूलियत की बात ये है कि बच्चा इन क्वेश्चनों से, इस पेपर से पूरा एकदम आइडिया लगा लेता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये प्रीवियस पेपर लगाना कितना ज़रूरी है वो उसको खुद समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना? तो ये तो बात रही प्रीवियस पेपर की। आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूं। आपके पास जो समय बचा हुआ है, 1 महीने का समय है। अब ने आपने अगर थ्योरी पढ़ ली है तो प्रैक्टिस टेस्ट जितना हो सके, देखो मेरी बात समझना, प्रैक्टिस टेस्ट जितना हो सके लगाने की कोशिश करें यदि थ्योरी पढ़ ली है तो। ठीक है, यदि थ्योरी नहीं पढ़ी है आपने तो थ्योरी पढ़ें, उसके बाद ही प्रैक्टिस आप करें। प्रैक्टिस शुरू से ही ना करें। नहीं आप ये सोचें कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लें, थ्योरी पढ़े ही नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा आपको। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ आपसे कई दिनों से कि अकेले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। पहले थ्योरी को 2 से 3 बार पढ़ें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, तो 100% आपका सिलेक्शन होने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एमपीपीटी नोट्स की रेट पूछने वाले बच्चों की। रोज के रोज कम से कम 15 से 20 बच्चे रोज व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके पूछते हैं कि सर प्राइस क्या है, और जैसे ही प्राइस बताई मैंने वैसे ही गायब हो जाते हैं। एक बात तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि ऐसा तो नहीं है बच्चा कुछ पैसों की वजह से अपनी तैयारी ना कर पाए, ऐसा तो नहीं है, ऐसा लगता है कई बार। पर सोचने में ये आता है कि जब बच्चा यहाँ पर 800-900 रुपये नहीं खर्च कर सकता तो आगे कैसे पढ़ेगा? क्यों? क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग फीस ही 5,000 रुपये देनी पड़ती है, तब कहाँ से देगा वो? जब वहाँ पर वो अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए 800-900 रुपये खर्च नहीं कर पा रहा है तो आगे वो कैसे पढ़ेगा? क्योंकि बीएससी एजी फ्री में तो होगी नहीं, क्योंकि उसको कहीं भी कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पर भी उसकी, आपको पता है कि 15 से 20 हज़ार के बीच फीस लगती है। तो फिर 20,000 रुपये कहाँ से भरेगा वो? है ना? तो ये चीज़, इसलिए मेरे को कई बार डाउट लगता है कि सिर्फ बच्चा अपने आप को बस बचना चाहता है कि फ्री में मिल जाए सब कुछ और फ्री में मैं सब कुछ कर लूँ। मैंने फ्री वाले बच्चों को कई बार समझाया है, बोला है कि देखिए, किसी भी चीज़ को फ्री में ना लें। कोई भी, मुझसे मतलब नहीं है, कोई भी हो, कोई भी अगर आपको कुछ चीज़ फ्री में दे रहा है तो कभी ना लें। अब पूछे क्यों? इसलिए कि फ्री की चीज़ पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। आज आपको फ्री में चीज़ मिल गई, मैं आपसे मतलब 100% तो नहीं लेकिन 99% इतना कह सकता हूँ, उस चीज़ का फ़ायदा आपको सिर्फ 10% होगा। 90% आपको उस चीज़ से फ़ायदा होना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत का 1 रुपये उसमें खर्च किया ही नहीं है, फ्री का मिला है। आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। यदि आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे तो मुझे पता है जिस चीज़ की वैल्यू नहीं होती ना, उसको कोई नहीं पूछता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी आपको नोट्स दे, कहीं से भी दे, कैसे भी, कोई भी नोट्स से मतलब नहीं, कोई भी चीज़ दुनिया में, तो उसका 2 रुपये ज़रूर चुकाएं। 2 रुपये का मतलब है उसकी जो कीमत है वो ज़रूर चुकाएं। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जहाँ पढ़ते हैं ना, कहीं पे जाते हैं होटल पे खाए आते हैं, खा कर मतलब 10-20 रुपये का जो भी है समोसा कचौड़ी खा के आ गए, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो उसके पैसे देकर भी नहीं आते हैं। मतलब
चुपके से निकल आते हैं वहाँ से जब भीड़ होती है। ऐसा होता है ना, कई बार आपने देखा होता है ना, कई बार दुकानदार पकड़ते हैं बच्चों को, मैंने इतना तक देखा है, बच्चों को नहीं कई लोगों को तक, समझ में आ रहा है ना। तो कई बार नहीं भी पकड़ पाते हैं, कई बार निकल जाते हैं पतली गली से, ऐसा भी होता है। तो मैं उनको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपने आज तो फ्री का खा लिया है किसी का, तो मैं बस सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका परिणाम कल को बहुत गलत निकलता है। हो सकता है आप बीमार हो जाएं, हो सकता है आपने 10-20 रुपये खाया, आपके वहाँ पे 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो जाए बीमारी के इलाज में। इसलिए कभी भी किसी चीज़ की फ्री लेने की कोशिश मत करो, किसी भी चीज़ को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी जो कीमत है वो चुकाओ। ज़िंदगी में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो ये देखो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन ईमानदारी, लॉयल्टी आपके अंदर होना कितनी बड़ी चीज़ है, ये अभी आप बच्चों को समझ में नहीं आता है। जैसे ही उम्र बढ़ती है फिर समझ में आता है कि ईमानदार होना लाइफ में अपने अपने स्तर को कितना ऊंचा रखता है, अपने आप को कितना ऊंचा देखता है व्यक्ति। ठीक है ना। तो ये होना सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ईमानदार रहिए। ठीक है, और अच्छी ईमानदारी से ही पढ़िए, अपने आप को कभी धोखा मत दीजिए। माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें, कोई भी कमी पढ़ाई में तो छोड़े ही नहीं। ठीक है, 1800 रुपये कोई ज़्यादा होते नहीं है। अगर व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। व्यक्ति अगर मेहनत करना चाहे, अगर वह पढ़ना चाहे, तो उसके लिए पैसा कोई भी मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि उसे पता है, उसे पता है 12th में वो जहाँ भी जिस स्कूल में पढ़ा है, फीस उसने दी होगी, किताब उसने ली होगी, जहाँ से भी कोचिंग की होगी, कहीं से भी वो पढ़ा होगा, तो उसने कितना खर्चा किया वो समझता है। अगर यहाँ MPPAT की बात आती है, उसकी फ्यूचर की बात आती है, और वो 1800 रुपये खर्च नहीं कर पाता है, तो ये बहुत बड़े दुख की बात होती है कि वो क्या कर रहा है, वो कहीं कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इतना कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं काम चोरी इसको बोलते हैं, कि मेहनत नहीं करना चाहता, बहाना ये बन गया, मिल गया कि भाई 1800 रुपये लग रहे हैं इसलिए। तो ऐसा ना करें भैया, है ना। जहाँ से भी मिल रहे हैं नोट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर अपने नोट्स बेचने के चक्कर में ऐसा कह रहे हैं, नहीं, जहाँ से भी आपको मैटर मिले वहाँ से आप ले लो। समझ में आ रहा है? कुछ सस्ता दे रहे हो वहाँ से सस्ता ले, लेकिन देखो मैटर जो है कैसा होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब ऐसा ना हो कि किसी से ले लो और क्वेश्चन एक भी ना आए एग्जाम में, एक भी, फिर क्या करोगे। तो ऐसा ना हो, किसी अच्छी इंस्टीट्यूट के नोट्स आप लोग प्राप्त कर लें, कहीं से भी ले लें, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है आप मुझसे ही लें। ठीक है, लेकिन उसकी जो कीमत है, जो प्राइस है, उसको वो ज़रूर अदा करें। फ्री में ना लें, कोई फ्री में देता है ना तो बिल्कुल ना लें। व्हाट्सएप पे कितना फ्री ज्ञान मिलता है अपन को, टेलीग्राम पे कितना फ्री चीज़ें मिलती हैं, क्या वो चीज़ें हमें कभी याद रह पाती हैं? नहीं रह पाती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कभी किसी चीज़ फ्री में ना लें आप। ठीक है ना, जो भी मिले मेहनत से मिले, और उसकी जो जिसकी भी मेहनत है, जिसने भी वो नोट्स बनाए हैं, उसकी मेहनत का हमें अदा करना चाहिए। ठीक है, ये तो बात आपके नोट्स की हुई, मेहनत की चीज़ें, ईमानदारी वाली बातें हुई। अब बात हम आगे करेंगे इस पेपर की, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते चलें। सबसे पहला क्वेश्चन है MPPAT 2022 का, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। निदान के लिए किस रोग के ऊतकों और तरल पदार्थों की प्रत्यक्ष सूक्ष्म जांच की आवश्यकता होती है? पीलिया यानी एंथ्रेक्स रोग के लिए, रेबीज रोग के लिए, फुट एंड माउथ जिसको हम खुरपका मुंहपका कहते हैं उसके लिए, या ब्लैक क्वार्टर के लिए। तो बच्चों, ऊतकों और तरल पदार्थों की पृथक सूक्ष्म जांच की आवश्यकता होती है। आप आंसर देख सकते हैं, पीलिया जिसको एंथ्रेक्स बीमारी कहते हैं, एंथ्रेक्स रोग में आपका इस प्रकार की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक बछड़ा कोलेस्ट्रम कब प्राप्त करता है? देखो, कोलेस्ट्रम का मतलब होता है कोई भी गाय या भैंस ब्याती है तो उसके तुरंत बाद जो दूध निकलता है, गाय भैंस ब्यानी तुरंत बाद जो पीला दूध निकलता है गाढ़ा, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना। और बहुत सारी लैंग्वेज में, गांव की भाषा में कुछ अलग अलग भाषा में बोलते होंगे, लेकिन यह कोलेस्ट्रम अब इंग्लिश वर्ड है, इसको आप लोग, और हिंदी में इसको खीस याद रख सकते हैं आप लोग। क्या याद रखना है? खीस। बहुत सारी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलते होंगे। तो कितने देर बाद प्राप्त होता है? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 30 मिनट बाद, या 12 घंटे बाद? तो आपको पता है तुरंत बाद प्राप्त होता है, तो 30 मिनट, जन्म की 30 मिनट बाद। इसका आपका आंसर C नंबर का होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम लोग बात करें तो ब्लैक क्वार्टर किसके कारण होता है? ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक लेग भी इसको बोलते हैं, लंगड़ी रोग इसको हिंदी में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंगड़ी रोग। तो लंगड़ी रोग जो होता है आपको पता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ वायरस जीवाणु, फफूंद जीवाणु के द्वारा होता है। आप लोग इसको
याद रखें, जीवाणु के द्वारा। और आपको पता है जीवाणु भी कौन सा है, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई, आपने पढ़ा होगा, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु के द्वारा ये आपकी बीमारी होती है ब्लैक क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है सेप्टिसीमिया का कारण होता है। देखो सेप्टिसीमिया आपको पता है, सेप्टिसीमिया क्या है, यहाँ भूल जाएगा बच्चा। सेप्टिसीमिया माना आपको पता है गलघोंटू रोग को इंग्लिश में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, पता है आपको, एचएस के नाम से जानते हैं। तो वही है कि सेप्टिसीमिया का कारण क्या है, फफूंद, प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु। आपको पता है गलघोंटू किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, जीवाणु का। सेप्टिसीमिया रोग आपका जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है ना, आप लोग आंसर देखते चलिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, बात करते हैं हम लोग बगीचे के रेखांकन में महत्वपूर्ण कारक क्या है। बगीचे का रेखांकन मतलब कोई बगीचा बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग लेआउट तैयार करते हैं, तो वो किस प्रकार, क्या आपको उस पर डिपेंड करता है, क्या महत्वपूर्ण कारक होता है। तो सबसे पहले रास्ता, वायुरोधक और बाढ़, उपयुक्त सभी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी चीज़ें होना चाहिए, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल ये सब चीज़ें जरूरी हैं, कोई भी बगीचा लगाओगे तो रास्ता भी चाहिए, वायुरोधक मतलब आपको हवा रोकने वाले पेड़ भी चाहिए, और बाढ़, ये सब चीज़ें होना जरूरी है। छठवां क्वेश्चन है यंग स्टॉक के लिए सैड ढके हुए स्थान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है। तो यंग स्टॉक के लिए सैड ढके हुए स्थान मतलब जो गाय भैंस का आपका ढका हुआ कोई भी पशुशाला होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो कौन सा तथ्य सत्य नहीं है उसमें। ये 3 से 6 महीने की उम्र के लिए 25 वर्ग फुट प्रति वर्ष, मतलब किसके लिए कितना स्थान चाहिए वो वाली बात कर रहे हैं। तो आंसर ही देख लीजिए, 7 से 9 महीने की उम्र के लिए 30 से 40 वर्ग फुट प्रति बछड़ा, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्या है, सही नहीं है, बाकी सब आपके सही हैं, ये वाली बात है। थोड़ा सा आप इसको जरूर देख लीजिए, बड़ा है थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे पीली क्रांति संबंधित है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। क्रांतियां तो आपको सभी याद होंगी, जैसे मैं बात करूं एक एक क्रांति की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे खाद्यान्न उत्पादन है तो ये आपकी हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। दलहन उत्पादन, ये आपको पता है दलहन उत्पादन से, पल्स प्रोडक्शन से तो कोई क्रांति है ही नहीं है ना। और उर्वरक उत्पादन, ये आपकी कौन सी क्रांति है, आपको पता है भूरी क्रांति, यानी आपकी भूरी क्रांति, इसको याद रखना, ब्राउन रेवोल्यूशन। और पीली क्रांति किस संबंधित है, ऑयल प्रोडक्शन, इसका ये सही है, तेल उत्पादन से, ठीक है ना। ये आप सभी क्रांतियां आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग, पादप उद्योग संस्थान में पौधों के विशाल संग्रह के अपने अध्ययन के आधार पर उत्पत्ति के केंद्रों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। देखो क्वेश्चन घुमा दिया जाता है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या होता है, इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हिंदी वाले थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं ना वो इंग्लिश में बनाते हैं और उसका ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में, क्या कर देते हैं, ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट जो होता है ना वो गूगल के अनुसार हो जाता है, तो बच्चे इसमें थोड़ा सा क्या होता है, प्योर हिंदी आ जाती है, प्योर हिंदी बच्चों को थोड़ा समझ में कम आती है, इस वजह से थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो पादप उद्योग संस्थान में पौधों के विशाल संग्रह के अपने अध्ययन के आधार पर उत्पत्ति केंद्रों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। नॉर्मन बोरलॉग, रॉबर्ट बैकवेल, लेंदा एन आई बेबीलॉव या जॉर्ज सी क्लर्क। देखिए कितना बड़ा नाम दे रखा है, जबकि इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ, बेबीलॉव। आपको पता होगा बेबीलॉव ने उत्पत्ति स्थान, जितने भी फसलों के पौधों के उत्पत्ति स्थान दिए हैं वो बेबीलॉव ने दिए हैं। तो इसका आपकी जो अवधारणा है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, जबकि इसका आंसर है बेबीलॉव। पूरा नाम दे दिया उन्होंने, ए लेनिनग्राद एन आई बॉबीलॉव, तो बच्चा बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, देख लीजिए आप लोग, है ना। तो ये सही आंसर है। नवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने पौधों में आवश्यक खनिज पोषक तत्वों का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अरस्तु ने, आर्नोन एंड स्टाउट ने, लिविंग ने या कार्ल लिनियस ने। आपको पता है कि आवश्यक खनिज पोषक तत्व, आपको पता है 17 पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। और जो आपका जो दिया था अवधारणा, सिद्धांत, प्रिंसिपल दिया था, वो कब दिया था आपको पता ही है, 1939 में दिया था आर्नोन एंड स्टाउट ने। कब दिया था, 1939 में, ठीक है, आर्नोन एंड स्टाउट ने, ठीक है, क्लियर। आंसर भी देख लीजिए आप लोग, आर्नोन एंड स्टाउट ने। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, फूल आकृति विज्ञान व वेडम्बे स्व असंगति प्रणाली कितने प्रकार की होती है। फूल आकृति विज्ञान व वेडम्बे स्व असंगति प्रणाली कितने प्रकार की होती है। अब इंग्लिश में देखेंगे समझ में आ जाएगा। बेंड ऑन फ्लावर मोर्फोलॉजी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम इज ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से आंसर दे सकते हैं, 5, 6, 3, 2। तो ये होती है आपकी 2 प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। 11वां क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुक्त नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रेट के रूप में। सबको पता है कि पौधे नाइट्रोजन को सिर्फ 2 रूप में लेते हैं, तो एक तो इसमें आंसर दे रखा है, दूसरा एक तो इसका आंसर सही होगा नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, ज़्यादातर पौधे। लेकिन धान की फसल होती है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में अवशोषित करते हैं, किस रूप में, अमोनिया। इसको आप थोड़ा सा जरूर याद रखेंगे, ठीक है।
आंसर देख लीजिए, नाइट्रेट है। 12वां क्वेश्चन है, मवेशियों में पैर और मुंह की बीमारी किसके कारण होती है, यानी कि खुरपका मुंह का बीमारी किसके द्वारा होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, या कवक और जीवाणु दोनों के द्वारा। तो आपको पता है कि खुरपका मुंहपका जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है, वायरस, यानी आपके विषाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, वायरस, हिंदी में विषाणु भी इसको कहा जाता है। तो ये विषाणु के द्वारा होती है। आपको पता है H1N1 आपका जो वायरस था, या सेट 1 सेट 2 इस प्रकार का वायरस, आपको ध्यान हो, आपने 12वीं में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4 में 5 में दे रखा था, ठीक है ना। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च लोकेटेड, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। गुरुग्राम में है, न्यू दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलोर में। आपको पता है जितनी भी अनुसंधान संस्थान है आपको याद होना चाहिए, और ये आपका बेंगलोर में है। हिसारगट्टा एक जगह है, वहाँ पर बेंगलोर में आपके हिसारगट्टा में स्थित है, ठीक है। तो भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान, इसको हम लोग IIHR के नाम से भी जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है ना, ये ध्यान रखकर बेंगलोर में स्थित है। 14वां क्वेश्चन है आपका, संगठित डेयरी क्षेत्र ने सहकारिता और निजी दोनों में वर्तमान में कुल दूध उत्पादन कितना % संभाल रहा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये लगभग 20 से 22% संभाल रखा है दोनों ने। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, केली के प्रसार हेतु व्यावसायिक विधि है। देखो केली, केली इसको कैना कहते हैं। एक बात याद रखना, केली केला नहीं है, केली एक प्रकार का फ्लावर वाला पौधा है। कैसा, फूल वाला पौधा है। वो केला एक अलग चीज़ है, वो फल होता है, ये केली है, इसका ध्यान रखना। तो किसके द्वारा होता है, बर्डिंग, राइजोम, लेंग दावा, या स्टेम कटिंग। तो इसका सही आंसर होता है राइजोम। राइजोम के द्वारा आपका दूसरा पौधा तैयार किया जाता है, यानी उसका प्रसारण राइजोम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूध किस तापमान पर खराब होने लगता है। 60 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। दूध आपको पता है, हम कुछ देर रखते हैं उसे गर्मी में, आप गर्मी में आपको देख रहे हैं, गर्मी में बहुत जल्दी दूध खराब हो जाता है, और टेम्परेचर आपको पता है कि बढ़ते ही जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस पर बहुत जल्दी से दूध खराब होने लग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपेक्षित अपेक्षित बयाने से काविंग से कितने सप्ताह पहले डैम को सुखाया जाना चाहिए, ठीक है ना। अपेक्षित बयाने से कितने सप्ताह पहले डैम को सुखा, 3 से 5 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह, या 2 से 4 सप्ताह। इसका आंसर जो होगा वो होगा 6 से 8 सप्ताह। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये क्या कहना चाहते थे, ये कहना चाह रहे थे आपका कि आपकी जो गाय या भैंस होती है, गाय या जो भी भैंस होती है, तो ब्याने के कितने दिन पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, मतलब उसको सुखाना चाहिए, ठीक है ना। ड्राइंग पीरियड लगभग 2 महीने का होना चाहिए, 60 दिन का, तो 6 से 8 सप्ताह लगभग आप लोग, 8 7 56, हाँ लगभग उतने दिन का हो गया है ना, तो 2 महीने का। अब बच्चा इसमें बड़ा कन्फ्यूज होता है, यार क्या क्वेश्चन दे रखा है, डैम को सुखाना चाहिए, फलाने का। यहाँ पर बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है बच्चे को। तो बच्चा थोड़ा सा आप अच्छे से सोच समझ के पढ़ के चाहें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्रीम पृथक्करण एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा दूध को क्रीम और मलाई रहित दूध को किस बल द्वारा अलग किया जाता है। तो लंदन फैलाव, अपकेंद्रीय बल, इंट्रामोलर बल, प्राथमिक। सबको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल मेथड एक मेथड होता है अपकेंद्रीय बल, जिसमें से आपको पता है एक मशीन आती है जिससे हम लोग क्रीम अलग करते हैं। उसमें बीच में क्रीम इकट्ठी रहती है, चारों तरफ वो बाउल होता है, ऊपर उसमें दूध डालते हैं, वो चारों तरफ घूमता रहता है, और बीच में क्या इकट्ठी हो जाती है, मलाई, और मलाई एक रास्ते से निकल जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड द्वारा आपकी दूध से क्रीम अलग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल है। कपास, ढैंचा, गन्ना, सूर्यमुखी। आपको पता है इसको बहुत सिंपल है, ढैंचा। ढैंचा आपकी जो है वो सबसे आपकी हरी खाद की फसल है, और सबसे अच्छी एक और होती है, आप ध्यान रखना, सनई। सनई से भी सबसे अच्छी खाद बनती है हरी खाद वाले, ठीक है ना। ढैंचा इसका सही आंसर था, देख लिया आपने जी। हम बाड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाड़, अब चारों तरफ बाड़ लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, रक्षा के लिए, सजावट के लिए, सीमा निर्धारण। तो बिल्कुल तीनों चीज़ें, प्रोटेक्शन भी है, प्रोटेक्शन और सजावट भी है, और आपका डेमोक्रेशन भी है, ठीक है ना, तीनों ही चीज़ें। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑल ABC, ठीक है ना। केवल A और C कह रहे हैं, A और C में क्या क्या है, ABC नहीं कह रहे, सीमा भी निर्धारण होती है, रक्षा भी करते हैं, सजावट के लिए नहीं होती क्या। मेरी तरफ से तो ABC होना चाहिए, क्योंकि जब बाढ़ करते हैं तो आजकल तो आपको पता है इस प्रकार की झाड़ी आती है कि इस प्रकार को चारों तरफ मेड़ों की तरफ लगा दे तो वो सुंदर भी लगे, सुंदरता के लिए भी हम लोग बाढ़ करते हैं, क्यों नहीं करते यार। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा A और C दे रखा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, थोड़ा सा देख लें इसको जरूर, है ना, देख लें इसको, है ना। रक्षा के लिए और सीमा निर्धारण, दो बात करें, सजावट क्यों नहीं करते, सजावट भी करते हैं, इससे आजकल हेज हम पढ़ते भी हैं।
चलो कोई बात नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में फल रोपण कौन सी पद्धति से, कंटूर, षटकोणीय, आयताकार, त्रिभुज। आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी मतलब ढाली, ढलान पर हमेशा कंटूर विधि का प्रयोग किया जाता है। कंटूर विधि आप लोग जानते भी होंगे। और यहाँ पे देख लीजिए कंटूर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी, कंटूर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कंटूर इस प्रकार से होता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इस प्रकार से ये कंटूर सिस्टम, यहाँ पर आपके पौधे लगाए जाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये पद्धति जो होती है आपको फल लगाने की, कहाँ होती है, पहाड़ों पर होती है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है आपका, पशु चिकित्सा औषधि का वह हिस्सा जो पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित है, जहां जानवर पर्याप्त अवस्था में रहते हैं, इस वातावरण को अनुकूलित बनाए रखते हैं ताकि पशु स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। तो पशु स्वच्छता, पशु साम्राज्य, वनस्पति विज्ञान या एपिजूटोलॉजी। एपिजूटोलॉजी किस, क्या है पशु चिकित्सा औषधि का वह हिस्सा है, तो बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर हो गया है। तो इसका है पशु स्वच्छता। पशु स्वच्छता पशु चिकित्सा औषधि का वह हिस्सा है, ठीक है ना, जो पर्यावरण गुणवत्ता से संबंधित है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहर सिंचाई के तहत सबसे अधिक क्षेत्र है, मतलब कौन से राज्य ऐसा है जहां पर नहर द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको पता है नदियां हैं, और नदियों से नहर नहर निकाली जाती हैं। उन नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। 24वां क्वेश्चन में से कौन सा जल मापन की इकाई नहीं है, जल को मापने की इकाई। पार्सल फ्लूम, क्यूमैक, एकड़ इंच या क्यूसेक। तो आपको बताना है पार्सल फ्लूम, क्यूमैक, एकड़ इंच और क्यूसेक, इनमें से कौन। देखो क्यूमैक भी है, क्यूसेक भी है और पार्सल फ्लूम भी है, लेकिन एकड़ इंच का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है ना। मैं एक बात कहना चाहूँगा, दो तरह से पानी मापा जाता है। एक तो किसी जगह पे पानी भरा हुआ है वो, और एक मापा जाता है कि पानी बह रहा है। तो दो तरीके से पानी मापा जाता है। तो यहाँ पर तो एक क्लियर किया नहीं है उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि किसके द्वारा पानी मापा जाता है। फिर भी क्लियर कर लेते हैं। तो पार्सल फिल्म जो है इसके द्वारा आपका क्या होता है, ध्यान रखना, पानी नहीं मापा जाता भाई, क्यूमेक, एकड़ इंच, क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, गहरे खुले कुएं से पानी उठाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। झुलझू टोकरी, दून, आर्किमिडीज पैंच या बेंडलास। ठीक है, ये आपका 11वीं में दे रखा है बिंडलास। बिंडलास के द्वारा आपका कुएं से पानी उठाने का काम किया, तो वो भी खुला कुआं हो उससे काम किया जाता है। 26वां क्वेश्चन, कॉक्सिडियोसिस रोग एक है, कोकुड़िया। आपको पता है कॉक्सिडियोसिस बीमारी है जो कि मुर्गियों में होती है, 12वीं में दे रखी है अच्छी से, चैप्टर नंबर 20 में। वायरल है, बैक्टीरिया से होती है, फंगल है या प्रोटोजा। प्रोटोजोआ के द्वारा ये बीमारी होती है, किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोअल डिजीज है आपका कॉक्सिडियोसिस, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की, मुर्रा नस्ल की सींग की विशेषताएं क्या है। सपाट और दरांती आकार का सिरे हुक बनाने वाला बिल्कुल नहीं है। तो छोटा और मजबूत कुंडलित है, छोटा और मजबूत कुंडलित ये हो सकता है बिल्कुल, थोड़ा बाहर की ओर कर्ल है। सपाट, मजबूत, घुमावदार रूप से अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, मजबूत, घुमावदार। फ्लैट है, शॉर्ट है, टाइटली है, स्प्रेडली है, कर्विंग है, इनवर्ट शू। तो भैया छोटा और मजबूत कुंडलित, लास्ट इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, या तो सी नंबर है, नहीं सी नंबर नहीं, बी नंबर है या डी नंबर है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लीजिए। तो इसका आंसर सही है बिल्कुल डी, डी बिल्कुल, ये डी सही होगा। देखो वो भी हो सकता था, लेकिन छोटा, मजबूत, घुमावदार, कुंडलित और घुमावदार एक ही चीज़ है, जलेबी जैसे होते हैं सिंग मुर्रा के बारे में जरूर आप लोग याद रखें। 28वां प्रश्न है, डेयरी फार्म प्रबंधन में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। भैंसों की संख्या में वृद्धि, गायों की संख्या में वृद्धि, मवेशियों की आकार में वृद्धि, दूध की पैदावार और गुणवत्ता में वृद्धि। डेयरी फार्म प्रबंधन में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है दूध की पैदावार और गुणवत्ता में वृद्धि होना चाहिए। लास्ट डी आंसर इसका सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो डी आंसर, देखो डेयरी से मतलब है जो दूध है, दूध ज़्यादा हो और क्वालिटी होना चाहिए, चाहे कम भैंस हो उससे क्या लेना देना। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। NBPGR इसको बोलते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। कलकत्ता, नई दिल्ली, जयपुर या हरियाणा। तो ध्यान रखें, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली होना चाहिए। कहाँ पर है, नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर है, नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुर्गी में कितने गुणसूत्र होते हैं। मुर्गी में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 39। कितने होते हैं, 39 टोटल। ये n बराबर 39 है, ध्यान रखना। 2n बराबर तो 78 हो जाएंगे, कितने, 78, 2n। तो थोड़ा इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है, करण स्विस एक क्रॉस ब्रीड मवेशी है जिसे कि बीज संभोग करके विकसित किया गया है। देखो आपको पता है करण स्विस से संबंधित क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। करण स्विस का क्रॉस मैंने कहाँ पर किया गया, NDRI हरियाणा में किया गया था। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किसका क्रॉस है। साहिवाल और ब्राउन स्विस का है, साहिवाल और ऑस्ट्रियन फ्रीजियन का है, थारपारकर और ऑस्ट्रियन फ्रीजियन का है,
स्थानीय और ब्राउन स्विस का है, लोकल काउज या ब्राउन स्विस का है। तो ध्यान रखना करन स्विस जो है आपका, करन स्विस, साहिवाल और ब्राउन स्विस, आंसर इसका सही होगा पहला वाला। साहिवाल और ब्राउन स्विस दो नस्ल हैं, इनका क्रॉस आपका करन स्विस है। इन दोनों का क्रॉस क्या है, दोनों का क्रॉस आपका करन स्विस है, ठीक है ना, ध्यान रखना साहिवाल और ब्राउन स्विस। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य को लाभ हुआ है, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब। आपको पता है सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान, राजस्थान में ये लगभग 600 किलोमीटर की है, 600 किलोमीटर। आप देखिए जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ी नहर है आपकी, ध्यान रखना राजस्थान को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। 33वां क्वेश्चन है गुलाब में कटाई छटाई का उपयुक्त समय क्या है, अगस्त, फरवरी, अक्टूबर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखें, अक्टूबर में, अक्टूबर में गुलाब की क्या की जाती है, कटाई छटाई की जाती है। बात करते हैं 34वें क्वेश्चन, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया के कारण होता है। आपको पता वही है रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, आपका वही हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी इसको बोलते हैं, और गलघोंटू रोग कह सकते हैं, वो जो कि बैक्टीरिया से होता है। तो पास्चुरेला मल्टीसिडा, क्लॉस्ट्रिडियम सोबियाई, कीटाणु एंथेरेसिस, पास्चुरेला हेमोटेका। तो आपको पता है पास्चुरेला मल्टुसिडा, इसका सबसे पहला जो आंसर होगा वही होगा पास्चुरेला मल्टुसिडा के द्वारा ये आपका रोग होता है। देख लीजिए आप लोग, जी हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35वां है भारत का राष्ट्रीय फल कहलाता है, तो आपको पता है राष्ट्रीय फल आम कहलाता है, तो इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं है। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 36, केयर टेकर को कोलेस्ट्रम यानी गाय का पहला दूध सिर्फ बछड़े को कितने दिनों तक पिलाना चाहिए या खिलाना चाहिए, तो 3 दिन, 6 दिन या 5 दिन या 10 दिन। तो कोलेस्ट्रम यानी गाय का पहला दूध सिर्फ पैदा हुए बछड़े को कितने दिन तक पिलाना चाहिए, तो कितने दिन तक पिलाना चाहिए देखना होगा, तो लगभग 3 दिन तक पिलाना चाहिए। कितने दिन तक, 3 दिन तक पिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है दस्त का कारण क्या है, डायरिया किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, कवक के द्वारा या जीवाणु के द्वारा। तो जो डायरिया होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, ध्यान रखें विशेषकर ये दस्त लगते हैं पशुओं को किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38वां आपका, कॉक्सीडियोसिस वायरस मवेशियों का रोग का कारण बनता है, जो रानीखेत है, काला पैर है, पैर और मुंह है, एंथ्रेक्स है। कॉक्सा कैविरा वायरस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉक्साक्यू वायरस कज डिजीज इन कैटल, दैट इज कॉक्सा के वायरस मवेशियों का रोग का कारण बनता है, रानीखेत, काला पैर, ये क्या है, ब्लैक लेग, फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स सेप्लिया। ठीक है देख लीजिए फिर भी इसको, ये फुट एंड माउथ डिजीज वायरस से होता है, ये तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है, वायरस जनित बीमारी है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये कॉक्साक्यू वायरस क्यों दे रखा है उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, वायरस से होती है। इसके बाद बात करते हैं हम, ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस, सदाई एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया, सेब में, आंवला में, आम में, पपीता, पपीता में तो होती ही नहीं है ना। सबसे ज़्यादा सदाई जो ज़रूरी है वो ध्यान रखना, कटाई छटाई हम कह सकते हैं सेब में ज़रूरी है, एप्पल में एक की जाती है, ठीक है ना, ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, और एक होती है प्रूनिंग, वो कटाई छटाई होती है, ठीक है। क्रीम को मक्खन में बदलने के लिए सबसे अच्छा तापमान क्या है, क्रीम को मक्खन में बदलने के लिए 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 18 से 20, 10 से 12 डिग्री, 13 से 15 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा आपका 13 से 15 डिग्री। कितना, 13 से 15 डिग्री सेल्सियस पर क्रीम को मक्खन में आसानी से बदला जा सकता है। शोभाकारी चढ़ने वाले पौधे का उदाहरण क्या है, क्राइनम प्रजाति, मुराया एक्जोटिका, एंटिकोनन लेप्टोपस या नेरियम ओरोटम। तो ये बॉटनिकल नेम है, इनको तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि याद नहीं रहते हैं। एंटिकोनन लेप्टोपस ये शोभाकारी चढ़ने वाले पौधे का एक उदाहरण है। 42वां क्वेश्चन है, दूध देने वाली मशीनों और बाल्टी की दैनिक सफाई की दिनचर्या में कितने चरण होते हैं, 4, 2, 3, 6। तो आपको पता है 3 होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण में हम लोग बर्तनों की सफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43वां, निम्नलिखित में से कौन दूध देने वाली मशीनों की सफाई का मूल्यांकन विधि नहीं है, हाथ से हुई सफाई, रेंज स्वाब विधि, दृश्य निरीक्षण या बायोमेंसिस विधि। तो दृश्य निरीक्षण, हाथ से हुई सफाई, जी हाँ हाथ से हुई सफाई। 44वां क्वेश्चन देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक, तो 17 पोषक तत्व, कितने, 17। तो पौधों की वृद्धि विकास के लिए 17 पोषक तत्व, कितने, 17, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बछड़ों को उनके जन्म के कितने दिन बाद तक बछड़े को बाड़े में रखा जाता है, तो 15 दिन, 25 दिन, 10 दिन या 5 दिन। सही आंसर होगा आपका, ध्यान रखें 10 दिन, 10 दिन तक बछड़े को जन्म के दिन बाद रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिन फसलों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है वे हैं चावल एवं मक्का, गेहूं एवं कपास, चावल एवं गेहूं, गेहूं एवं चना। तो को पता है राइस एंड व्हीट दोनों को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। 47वां क्वेश्चन, जल निकास के कारण इनमें से कौन सा सकारात्मक प्रभाव है, फसल को हानि, लवणों को हटाना, पोषक तत्वों का निक्षालन या पर्यावरणीय क्षति। तो जल निकास के कारण इनमें से कौन सा सकारात्मक प्रभाव है, पोषक तत्वों का निक्षालन, यानी आपका क्वेश्चन
जो है सी नंबर का आंसर सही होगा। कौन सा? सी नंबर का। ठीक है, लवणों को हटाना भी है, ठीक है, ये भी चल जाएगा, लवण भी आपके बह जाते हैं पुस्तक में, बिल्कुल बिल्कुल रिमूवल ऑफ साल्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, रिमूवल ऑफ साल्ट बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान रखें। 48वां क्वेश्चन, सोयाबीन फसल मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई है? तो मध्य प्रदेश में उगाई जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 49वां क्वेश्चन है, उद्यान विज्ञान शब्द किस भाषा से? पर्शियन, ग्रीक, अंग्रेजी, लैटिन। तो लैटिन भाषा का हॉर्टिकल्चर, इसमें भी बहुत सिंपल सा आपका पेपर आया था। लास्ट क्वेश्चन यानी ये 50वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इनमें से कौन से कारक फसलों की जलवायु को प्रभावित करते हैं? सौर विकिरण, वायु की गति या वायुमंडलीय आर्द्रता। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए बी सी, ए बी ए बी ए। तो ए बी सी तीनों ही, सौर विकिरण भी, वायु की गति, वायु की मंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है ना, तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए 2022 के, बाकी 50 क्वेश्चन आगे कल लेकर आऊँगा। तो बच्चों इसी प्रकार से आप एक आइडिया देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं बहुत टफ, आपको समझ आ रहा होगा। कल 2023 के पेपर में भी देखा और 2022 के पेपर में भी देखा, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, बहुत टफ बन रहा है। तो उन पर थोड़ा सा फोकस आप करते चलिए, किस प्रकार के क्वेश्चन लेंदी हो रहे हैं, थोड़ा सा आंसर देने में बच्चों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए ये कि थोड़ा लेंदी टाइप के क्वेश्चन आप लोग भी करते चलें, 10 से 12 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।